Goal, nation's leading institute. Hello students, this is Saurabh Kumar here, Chemistry Faculty, Goal Institute. In this video, I am going to discuss organic chemistry part of spot test 10. Okay, spot test 10 का ये क्वेश्चन है 101 से स्टार्ट हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। पेपर देख करके तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको यहां पर प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ऊपर रखा गया है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, सीखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से यहां पे सॉल्यूशन किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन जो यहां से आया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो आया है रिएक्शन इंटरमीडिएट से, वो भी कार्बे एनाइन से, जिसमें आपको कह क्या रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बे एनाइन एज। सबसे पहले क्या करो, इसके स्ट्रक्चर को तुम ओपन कर लो। स्ट्रक्चर तुम ओपन करोगे तो बच्चों हम लोगों को दिखेगा, एक है नाइट्रो, और नाइट्रो के बारे में आप लोग जानते हो कि -m शो करता है, नहीं तो ये CH2 माइनस के साथ NO2 लगा हुआ है, और आप जानते हो कि डबल सिंगल निगेटिव चार्ज ये कंजुगेटेड है, मतलब ये -m इफेक्ट शो कर रहा है। सेकेंड वाले को ओपन करो, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाले में क्या है, बीच में है CH माइनस, और CH माइनस के साथ COCH3 का होल 2 है, तो COCH3 का होल 2 कहने का मतलब हुआ COCH3, ऐसा होगा। और एक और इसी प्रकार से आप लगा दो C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, इसी को तो यहां पे लिखा गया बच्चों, CH माइनस COCH3 का होल 2, तो COCH3 का होल 2 कहने का मतलब हुआ C डबल बॉन्ड O CH3, इस प्रकार से दो बार लिखाएगा, ये सेकेंड हो गया। और थर्ड में जो दिया हुआ है CH2 माइनस, और वो CH2 माइनस के साथ फिनाइल ग्रुप दिया हुआ है, तो फिनाइल ग्रुप कहने का मतलब ये हो गया, यानी बेंजाइल कार्बेनाइन हो गया, ये हो गया थर्ड। उसके बाद तुम देखो 4 में क्या है, 4 में CH2 माइनस और फिर C डबल बॉन्ड O के साथ एक CH3 है, ये हो गया 4। बस अब देखो यहां पर NO2 का -m लग रहा है, यहां पर भी कार्बे एनाइन के साथ ये C डबल बॉन्ड O का -m, और इधर एक और C डबल बॉन्ड O है, उसका भी कौन सा इफेक्ट, -m, यानी कि सेकेंड वाले ऑप्शन में दो C डबल बॉन्ड O का -m लग रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बे एनाइन यहां पर जो होगा वो सेकेंड होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो सेकेंड होगा, क्योंकि दो C डबल बॉन्ड O का -m इफेक्ट लगेगा, तो ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट, क्योंकि जानते हो कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट का जो होता है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I-m होता है। उसके बाद बच्चों तुम देखो यहां पर एक्सेप्ट कर रहा है N डबल बॉन्ड O, यहां पर एक्सेप्ट कर रहा है C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी देख सकते हो एक्सेप्टर का काम कर रहा है C डबल बॉन्ड O, और यहां पे एक्सेप्टर का काम कौन कर रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी यहां पर एक्सेप्टर है सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, और जब ऑक्सीजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसका -m ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड O का -m ज्यादा होता है ये फिनाइल रिंग से, इसके कारण यहां पर अब फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फर्स्ट में हम लोग यहां पर देख सकते हैं NO2 है, तो NO2 का -m ज्यादा होता है C डबल बॉन्ड O से, और C डबल बॉन्ड O का -m ज्यादा होगा फिनाइल से। लेकिन बच्चों यहां पे दो C डबल बॉन्ड O है ना, दो C डबल बॉन्ड O का जब -m लगता है तो वो कार्बे एनाइन ज्यादा स्टेबल हो जाता है, भले यहां पर एक NO2 लगा हुआ है इससे। तो पहले देख लेंगे, जहां पे -m ज्यादा लग रहा है तो उसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा उस कार्बे एनाइन के ऊपर, ज्यादा स्टेबलाइज्ड करेगा कार्बे एनाइन को, तो सेकंड होगा मोर स्टेबल। उसके बाद एक NO2 यहां है, एक C डबल बॉन्ड O है, दोनों में एक एक ग्रुप है, NO2 और एक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, तो NO2 का -m ज्यादा होता है C डबल बॉन्ड O से, इसलिए फर्स्ट वाला कार्बे एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा 4 से, और सबसे कम स्टेबल जो हो जाएगा थर्ड। तो यहां पर कह देंगे फर्स्ट के बाद हो जाएगा 4, अब 4 के बाद सबसे कम स्टेबल हो जाएगा 3। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 2 1 4 3, बिल्कुल ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो पहले बच्चों ये दो C डबल बॉन्ड O का -m लगने के कारण ज्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद एक NO2 है, एक C डबल बॉन्ड O है, तो -m NO2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है -m में कंपेयर टू C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O का -m ज्यादा होता है यहां पर फिनाइल से, क्योंकि यहां एक्सेप्टर है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर है C डबल बॉन्ड O, और जब रेजोनेंस करेगा तो O पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल होता है, इसलिए 101 का आंसर यहां पर फर्स्ट होने वाला है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 103, तो 103 में सबसे पहले ये एल्कीन दिया हुआ है, उसका HBr के साथ रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये जो दिया हुआ है ना उसको कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। बच्चों ये जो C6H5CO का होल 2 O2 दिया हुआ है,
तो इसको सॉल्व करके ही दिखा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले ये जो ब्रोमीन दिया हुआ है ये तो कंजुगेटेड है, तो जो कंजुगेटेड है उसका कुछ नहीं होगा, जो ब्रोमीन का लोन पेयर कंजुगेटेड है उसका तो कुछ होगा नहीं। और इसमें ये एल्कीन दिया हुआ है, इसका HBr के साथ रिएक्शन है, तो HBr के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। बच्चों C6H5 CO का होल 2 कहने का मतलब हुआ C डबल बॉन्ड O, अब बाहर में O2 का मतलब OO सिंगल बॉन्ड होता है, O2 बाहर में दिया हुआ है, OO सिंगल बॉन्ड होगा, और फिर C डबल बॉन्ड O के साथ C6H5 होगा, इसका नाम होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। तो इसका नाम यहां पे तुम लोग पढ़ना, इसको कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। और जानते हो क्या, जब भी किसी एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और लगता है यहां पर एंटी मार्कोवनी-कॉप्स रूल। ठीक है, तो एंटी मार्कोवनी-कॉप्स रूल के मुताबिक तुम जानते हो यहां पर एक H है और यहां पे कितना H है, 2 H है, तो एंटी मार्कोवनी-कॉप्स रूल के मुताबिक नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का नंबर ज्यादा है, जहां H का संख्या ज्यादा है, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का नंबर कम है। यानी कि इसके मुताबिक जो पहले तुमको प्रोडक्ट यहां पर बनने वाला है वो मैं आपको दिखाऊं, यहां पे लिखता हूं प्रोडक्ट आपको पहले जो बनेगा, ये ब्रोमीन जो है ना वो तो कंजुगेटेड है, इसका कुछ तो होने वाला है नहीं, वो तो ऐसे को ऐसे ही रहने वाला है लास्ट तक, ये कंजुगेटेड है। उसके बाद इसमें कार्बन बढ़ना नहीं चाहिए बच्चों, ध्यान रखना इसको, कार्बन बढ़ना नहीं चाहिए। कितना कार्बन है, 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो 3 कार्बन यहां पे लिख देने का, और इसके साथ एक ऐड कर देने का, किसको, ब्रोमीन को, क्योंकि आप जानते हो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे H का नंबर ज्यादा है। ये हमने लगा दिया एंटी मार्कोवनी-कॉप्स रूल। और उसके बाद इसका रिएक्शन जो करवाया गया है ये तो बन गया, और उसके बाद सेकंड में COF2, तो COF2 के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है किसी एल्काइल हैलाइड का। तो जानते हो किसी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं COF2 के साथ या AgF के साथ, उसको स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। तो स्वार्ट्स रिएक्शन तुमने पढ़ा होगा हेलो एल्केन हेलोरिंच वाले चैप्टर में, जहां एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड का रिएक्शन AgF या COF2 या Hg2F2 या SbF3 के साथ करते हैं, तो क्लोरीन या ब्रोमीन को रिप्लेस करता है फ्लोरीन। तो क्लोरीन या ब्रोमीन को जब रिप्लेस करेगा फ्लोरीन, तो बस ये ब्रोमीन तो अपनी जगह पर रहेगा, ये तो कंजुगेटेड है, इसको तो कोई हटा ही नहीं सकता है। उसके बाद यहां पर इसके केस में आ जाएगा 3 कार्बन हुआ कि नहीं, अरे कितना कार्बन है, 1 2 3, और यहां पे हमने 1 2 ही दिखाया है, एक कार्बन और दिखाना पड़ेगा बच्चों, तो एक कार्बन और यहां से 1 2 3 अब हुआ, और यहां पे दिखाओ ब्रोमीन, अब जाके 1 2 3 कार्बन हुआ, यहां भी 1 2 3 करके, और यहां पे दिखा दो फ्लोरीन। कार्बन इसमें घटना बढ़ना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान रखो। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया काम से, होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहां पर 1 1 2 3 कार्बन है, इसमें कर दिया है 1 2 3 4, ये तो हो नहीं सकता है, और यहां पे लगा दिया है तुमको मार्कोवनी-कॉप्स रूल। तो मार्कोवनी-कॉप्स रूल के मुताबिक बीच वाले कार्बन में फ्लोरीन तो आएगा नहीं, क्योंकि ब्रोमीन पहले वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, उसके बाद जो बना प्रोडक्ट उसका हम लोग COF2 के साथ रिएक्शन करके ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा फ्लोरीन। यानी कि इसके केस में आंसर जो होगा यहां पर वो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा 103 का आंसर। ठीक है, तो पहले लगा दो एंटी मार्कोवनी-कॉप्स रूल, अब फिर करा दो स्वार्ट्स रिएक्शन। यहां पे देख सकते हो कि 1 2 3 कार्बन है, तो लास्ट तक हम लोगों को यहां से भी 1 2 3 कार्बन रहना चाहिए, यहां से भी 1 2 3 कार्बन रहना चाहिए, बढ़ना घटना नहीं चाहिए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, तो आर फॉर्म इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एज। ये भी एक बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्या करना है, इसको मैं थोड़ा ऊपर सॉल्व करता हूं, बच्चों ध्यान देना 105 नंबर क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है, ये जो दिया हुआ है कीटोन, इस कीटोन का रिएक्शन HCN के साथ करना है। ठीक है, तो ये पहले यहां पर तुम देखो, ये नीचे जो क्लोरीन दिया हुआ है उसका तो कुछ होगा नहीं, क्लोरीन तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जो क्लोरीन ब्रोमीन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है रिंग के साथ, उसका कुछ हो ही नहीं सकता है। और फिर इसमें दिया हुआ है कीटोन, और जानते हो कि कीटोन का रिएक्शन जब HCN के साथ करते हो तो यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पढ़े हो ना, एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन HCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब तुम करोगे तो ये जो क्लोरीन है जहां है वहीं पे रखो, और इसके बाद ये O- के ऊपर H+ ले जाओ, O- के ऊपर इसका H+ ले जाओ, और CN को कार्बन पे ले जाओ। ये तो ऐसे ही रहेगा नहीं, ये O- के ऊपर H+ और ये CN- को यहां पर ऐड कर दो, ये फॉर्मेशन करता है पहले साइनोहाइड्रिन। और साइनोहाइड्रिन का अब हम लोगों को क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस।
बच्चों जानते हो, आप लोग पढ़े होंगे कार्बोजिलिक एसिड वाले चैप्टर में। कार्बोजिलिक एसिड में आपको पढ़ाया गया होगा कि जहां CN यानी साइनाइड का होता है हाइड्रोलिसिस, तो आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड क्या बनता है? कार्बोजिलिक एसिड। तो यहां पर ये क्लोरीन का कुछ नहीं करना है, वो तो कंजुगेशन में है, जहां है वहीं रहेगा। अब इसके केस में ये OH अपनी जगह पे रह जाएगा और ये तो कीटोन है ही, और CN का जब होता है हाइड्रोलिसिस तो बनता है कार्बोजिलिक एसिड। ऐसे बना दो तुम कार्बोजिलिक एसिड। ये P हो गया। यहां तक अभी जो हम लोगों ने काम किया है वो सिर्फ P बना है। अब P जो बना उसका रिएक्शन करवाना है इथाइल अल्कोहल के साथ। बच्चों इथाइल अल्कोहल तुम लोग जानते हो, इथाइल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH ऐसा होता है। ये होगा अब एस्टरिफिकेशन। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जहां कहीं कार्बोजिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ होता है तो वहां पर एसिडिक मीडियम में एस्टरिफिकेशन कहते हैं। और एस्टरिफिकेशन जब भी होता है ना तो कार्बोजिलिक एसिड से OH माइनस निकलता है और अल्कोहल से H प्लस निकलता है। तो बच्चों कार्बोजिलिक एसिड से OH माइनस और अल्कोहल से H प्लस निकलता है एस्टरिफिकेशन में, तो ये क्लोरीन का कुछ नहीं होने वाला है, जहां है वहीं रहेगा। और ऊपर में जो OH है उसका भी तो कुछ नहीं होने वाला है, ये OH अभी अपनी जगह पे सही सलामत रहेगा। उसके बाद एक काम ऐसा होगा, ये जो C डबल बॉन्ड O है उसके साथ आकर के ऐड हो जाएगा OC2H5 और बाहर हो गया OH माइनस H प्लस, यानी कि बाहर क्या हो गया? वाटर। अब ये बन चुका है ईस्टर। अब जो ईस्टर बना उसको यहां पर नाम दे दिया गया है Q। ओके, अब इस Q का रिएक्शन हमको करवाना है दो मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बच्चों आपको पहले पता होना चाहिए, अगर आप पढ़े होंगे ईस्टर का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होता है। तो पहले एक मॉलिक्यूल के साथ बताता हूं रिएक्शन क्या होता है। पहले आपको एक मॉलिक्यूल के साथ, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखना, सीख जाओगे सब। तो एक मॉलिक्यूल के साथ ईस्टर का जब रिएक्शन होता है तो वहां पर मैकेनिज्म होता है इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। जहां कहीं एसिड क्लोराइड हो जाए, क्या बोला मैंने? एसिड क्लोराइड हो, एमाइड हो, ईस्टर हो, चाहे एसिड एनहाइड्राइड हो, उसका मैकेनिज्म का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जो C डबल बॉन्ड O के साथ न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस का एडिशन होगा और लिविंग ग्रुप का इलिमिनेशन होगा। तो पहले हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलिमिनेशन एक मॉलिक्यूल के साथ, और जैसे ऐसा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और लिविंग ग्रुप का इलिमिनेशन तो क्लोरीन अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद ऊपर जो OH है उसका तो कुछ नहीं करना है, और नीचे ये जो मिथाइल है उसका अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन बच्चों सीखो, C डबल बॉन्ड O के साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ जाकर के ऐड अब कौन हो गया? मिथाइल। मिथाइल ऐड हो गया। अब बाहर कौन हो गया? यहां से लिविंग ग्रुप बाहर हुआ है C2H5O माइनस। उस C2H5O माइनस के साथ Mg प्लस Br माइनस जाएगा तो फॉर्मेशन करेगा C2H5O MgBr। ये सब यहां से बाहर कर दिया। C2H5O MgBr को वहां पर कोई देखने वाला नहीं है। मेन ये हुआ सिर्फ एक मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ईस्टर का रिएक्शन जब एक मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किया तो ये पहले कीटोन बना, लेकिन अभी ये काम रुकेगा नहीं, अभी एक मॉलिक्यूल और है। तो फर्दर इसका तुम रिएक्शन करवा दो यहां पर बच्चों मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो अब होगा क्या? जब कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होता है, तो कीटोन का रिएक्शन जब होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो वहां होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो C डबल बॉन्ड O के ऊपर ऐड होगा। तो यहां पर बच्चों कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जिसमें कि तुमको ये क्लोरीन जहां है वहीं रहने दो, इस क्लोरीन को कुछ मत करो, ठीक है। उसके बाद ऊपर यहां पर जो OH है उसको तो वहीं रहने दो, ठीक है, और ये मिथाइल वहीं रहने दो। खाली अब ये जो कार्बन है ना बच्चों, ये कार्बन, तो कार्बन तो कन्वर्ट हो जाएगा, इसके साथ जो C डबल बॉन्ड O है वो कन्वर्ट हो जाएगा O माइनस, और ये वाला जो MgBr है वो MgBr प्लस, ये तो आ गया O माइनस के साथ। और इसके ऊपर पहले से एक मिथाइल था, तो एक मिथाइल पहले से था जब पहले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हुआ था, और एक मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब रिएक्शन कर रहा है, तो उसके बदले, अरे समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना, अब एक CH3 और आकर के ऐड हुआ तो ये हो गया 2 CH3, ठीक है। और फाइनली क्या करना है? एसिडिफिकेशन। तो बच्चों जब तुम फाइनली इसका एसिडिफिकेशन करोगे तो वही H प्लस देगा, ये H प्लस देगा, और H प्लस को पिक करेगा कौन? O माइनस।
और जैसे O माइनस H प्लस को पिक किया तो देखोगे फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आता है कि नहीं आता है। 105 का आंसर यहां पे फर्स्ट आ जाएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये क्लोरीन अपनी जगह पर रह जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 पोजीशन, तो 1 2 3 4 पोजीशन पे। उसके बाद देखो यहां C के ऊपर एक OH है तो एक OH हो गया। उसके बाद एक मिथाइल तुमको दिख रहा है, तो ये बच्चों ये क्या है, ये जो लाइन यहां पे छोड़ा हुआ है ये एक्चुअल में मिथाइल ही है ना। तो ये लाइन एक्चुअल में क्या है, मिथाइल है। तो मिथाइल यहां पर एक और लिख ही देता हूं, क्या जाता है, वही तो मिथाइल यहां पर है। ये जो लाइन छोड़ा हुआ है वही मिथाइल है। अब फिर एक C है नीचे, तो वो C यहां पर है और C के ऊपर देखोगे दो मिथाइल, एक मिथाइल दो मिथाइल, तो उस C के ऊपर यहां भी हमने लिखा है दो मिथाइल। और उसके बाद यहां पर OH कहां से आया, ये जो O माइनस है वही O माइनस H प्लस को पिक किया है। तो बच्चों तुम थोड़ा बढ़िया से गौर से देखो, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बढ़िया से देखना। पहले HCN के साथ रिएक्शन करवाया तो यहां पर ये समझ ही रहे हो, ये CH3 पहले से प्रेजेंट है, तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, यहां O माइनस के ऊपर H प्लस गया, CN माइनस यहां गया, फिर इसका साइनोहाइड्रिन बना दिया। ये तो समझ ही रहे हो कि लास्ट में CH3 होता है, इस लाइन का मतलब हाइड्रोलिसिस होता है तो साइनाइड कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो P बन गया उसका एस्टरीफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो समझ में तुमको आ ही रहा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH माइनस निकलता है, अल्कोहल से H प्लस निकलता है, ईस्टर बनता है। और ईस्टर का एक मॉलिक्यूल ग्रेनार्डिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हुआ, तो वहां पर तुमने पहले ऐड कर दिया एक CH3 माइनस को और C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। अब फिर दूसरे ग्रेनार्डिन के साथ होता है सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फिर कर देते हैं एसिडिफिकेशन। इस तरीके से तुमको जो आंसर आता है यहां पर वो आ जाता है 105 का आंसर फर्स्ट आ जाता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा डरना नहीं है, आपको अच्छे से फाइट करना है। अब कह रहा है बेंजाइल आइसोसाइनाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, किसके द्वारा बनेगा? बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहले AgCN के साथ रिएक्शन, जानते हो कि AgCN के साथ जब रिएक्शन होता है तो लिंकेज होता है नाइट्रोजन से, नहीं तो यहां पर CH2NC यही तो होता है, नाइट्रोजन से लिंकेज होता है जब AgCN के साथ रिएक्शन होता है तब। अब बाहर हो जाएगा इसके केस में AgBr, हो तो गया, ये बेंजाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट में बिल्कुल होगा। उसके बाद बी में यह है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। आप जानते हो आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल एमीन टेस्ट जो भी कह लो, इसके केस में भी फॉर्मेशन करेगा आइसोसाइनाइड का, तो CH2NC आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन यहां पर होता ही है, तो बी भी हो जाएगा। नहीं, ये कार्बाइल एमीन टेस्ट है, एमाइन चैप्टर का है क्वेश्चन। उसके बाद सी में होगा नहीं, ये 2 डिग्री एमाइन है और 2 डिग्री एमाइन कार्बाइल एमीन टेस्ट नहीं देता है, आइसोसाइनाइड नहीं बनता है 2 डिग्री एमीन से, तो 1 डिग्री एमीन का सिर्फ होता है कार्बाइल एमीन टेस्ट, ठीक है। और ये KCN है, तो KCN में जानते हो कि यहां पर ये आयनिक बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड होता है तो कार्बन से लिंकेज होता है, तो NaCN और KCN दोनों में कार्बन से लिंकेज होता है बच्चों। तो NaCN KCN में आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, साइनाइड बनता है, ठीक है। किसमें किसमें साइनाइड बनता है बच्चों? NaCN KCN में चूंकि आयनिक बॉन्ड होता है तो कार्बन से लिंकेज होता है, तो यहां पर साइनाइड बनेगा। इसका आंसर होगा A और B। देखो तो कहां मैच कर रहा है, यानी 106 का आंसर यहां पर हो जाएगा सेकेंड। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट है 111। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन A एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। एसर्शन में कह रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर विथ प्रोपेन इल्ड 1 ब्रोमोप्रोपेन टू ऑल। बिल्कुल सही कह रहा है। देखो ना, आप जानते हो क्या कि जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो क्या होता है? ब्रोमिनेशन जब हम लोग एक्चुअल में करते हैं ना तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है एक्चुअल में। हां, यहां पर ऐसे लिखता हूं Br2। एक्चुअल में ध्यान देना, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। जब तुम ब्रोमिनेशन करते हो तो साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। यानी कि होता यह है कि ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर है, तो पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन अपने वैकेंट d ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है और साइमल्टेनियसली ब्रोमीन अपना एक लोन पेयर डोनेट करता है और एक Br माइनस को एक्सपेल्ड करके बाहर करता है, तो बनता है CH3 CH एंड CH2। और यहां पे ये देखो, एक Br माइनस को बाहर कर देना, उसके बाद एक पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो एक सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना दिया, एक लोन पे डोनेट किया तो एक इसके साथ बना दिया, ओके। और यहां पे 2 बॉन्ड बन गया तो +4 दे दिया। इसको यहां पर हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक, चूंकि ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको कहते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट, ये इसको कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या होता है वो देखना।
अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करता है? दो, क्योंकि यहां पर हम लोगों को क्या कह रहा है, वाटर भी है इसके केस में, वाटर भी है। तो एक तो न्यूक्लियोफाइल होगा Br- और एक न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? वाटर। दो दो है, लेकिन क्रॉस वाला होता है मेजर, ध्यान रखना। तो अब क्या होता है, इस वाटर का चाहे Br- का अटैक कहां से होगा? जहां पर हाइड्रोजन का संख्या कम है। जहां पे हाइड्रोजन का संख्या कम है उसी डायरेक्शन से ओपन होगा ये Br+ इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो जिधर H का संख्या कम है उधर से Br+ इलेक्ट्रॉन लेकर के ओपन होगा, और Br- जो न्यूक्लियोफाइल एक निकला था वो अटैक करेगा। तो एक तो फॉर्मेशन कर देगा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, ये लेकिन प्रोडक्ट जो होता है सेल्फ वाला वो माइनर होता है इसके केस में, ठीक है। और एक यहां पर ये भी चांस है कि वाटर अटैक करेगा, वही यहां पर मेजर बनाता है। तो वाटर अटैक करेगा, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी-कॉप्स रूल जो यहां पर कह रहा है वो करेक्ट है। इसके केस में CH2Br ये फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 तो बच्चों रीजन यहां पर देखो जो कह रहा है ना कि अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमोनियम आयन, इसी को कहते हैं ब्रोमोनियम आयन, फॉलोज मार्कोवनी-कॉप्स रूल एंड रिजल्ट इन 1 ब्रोमो, देखो 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 यहां से नंबरिंग करोगे और ये प्रोडक्ट इसके केस में जो बनता है वो बनता है मेजर। यानी कि इसके केस में असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है फर्स्ट। बच्चों मैकेनिज्म इसका पहले तुम लिखो, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है जो देखा मैकेनिज्म। तो फर्स्ट में कह रहा है असर्शन में कि ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर विथ प्रोपिन इल्स 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 देखा तुमने अभी मैकेनिज्म, वो मेजर बनता है। उसके बाद अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमोनियम आयन फॉलोज मार्कोवनी-कॉप्स रूल, जिस डायरेक्शन में H कम है जहां पे मिथाइल था उस डायरेक्शन से वाटर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्रॉस वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब Br- भी चूंकि एक प्रेजेंट है उसी मीडियम में, क्योंकि Br2 से Br+ तो बना दिया साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट, Br- बाकी है तो वो भी अटैक करके सेल्फ वाला बनाता है प्रोडक्ट, वो होता है माइनर इसके केस में, ठीक है। तो 111 का आंसर तुम लोगों को मिल गया, फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 11 के बाद 115 में आपको कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड A एंड E। देखते हैं क्या हो सकता है इसके केस में, समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको कह ये रहा है सबसे पहले कि ये दिया हुआ है, एक है मिथाइल एक है नाइट्रो, करना है ब्रोमिनेशन। बच्चों जब तुम Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 रिएक्शन करवाते हो, मैकेनिज्म कौन सा होता है? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और जब तुम ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल का काम जो करता है वो करता है Br+, जानते हो। जब भी Br2 या Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, FeCl3, AlCl3, आयरन, ये सब लुईस एसिड होता है। यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ESR होता है। अगर Br2 है तो इलेक्ट्रोफाइल Br+ होता है, Cl2 होता है तो इलेक्ट्रोफाइल Cl+ होता है। और ये NO2 एक डीएक्टिवेटर होता है ESR रिएक्शन में, और मिथाइल एक्टिवेटर होता है। तो Br+ किसके रिस्पेक्ट में अटैक करेगा? एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में। अगर एक एक्टिवेटर हो एक डीएक्टिवेटर हो तो Br+ इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में, ऑर्थो या पारा पे जाएगा। और जब पारा ब्लॉक है तो कहां जाएगा? ऑर्थो पे। तो पारा तो ब्लॉक है मिथाइल के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे सबसे पहले तुम A बनाओ। तो A क्या बनेगा? A यहां पर लिखता हूं मैं इसके केस में, ये तो यहां एक NO2 है वो रखता हूं, ऊपर में मिथाइल है तो मिथाइल रखता हूं। तो Br+ मिथाइल के रिस्पेक्ट में जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। मिथाइल के रिस्पेक्ट में पारा तो ब्लॉक है तो ऑर्थो पे जाएगा। उसके बाद SnHCl एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि NO2 को रिड्यूस करता है, नहीं तो NO2 को रिड्यूस करता है। तो B में मिथाइल जहां है तो वहीं रह जाएगा, ब्रोमिनेशन हो गया इसके केस में। उसके बाद NO2 को रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देगा NH2 में, ठीक है। सबसे पहले तो ये होगा। अब उसके बाद NH2 में जब कन्वर्ट हो गया NO2 को रिड्यूस कर दिया बच्चों, SnHCl, FeHCl, ZnHCl। अब उसके बाद NaNO2 प्लस HCl, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? जानते हो कि ये जो NH2 है उसका होगा डाइजोटाइजेशन। तो डाइजोटाइजेशन जब होगा तो ये मिथाइल अपनी जगह पे रहेगा, Br+ जहां गया था वहीं रहेगा, NH2 कन्वर्ट हो जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट में N2+Cl- में। उसके बाद यहां पर क्या करना है वो देखो। अब यहां पर ऐसा करना है कि D क्या बनेगा? ये तो बन गया तेरे को C। अब D में क्या करना है?
H3PO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो N2+ का रिडक्शन होगा। तो N2+ का जब रिडक्शन होता है तो सबसे पहले N2+ हट करके वहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये मिथाइल, ये ब्रोमीन, और यहां से ये बन गया हम लोगों को D, ये बना दो D। इसका रिडक्शन होता है H3PO2 के हेल्प से, N2+ जहां है वहां पर H को ऐड कर दो, और इसके बाद D जब बना तो फाइनली इसका हम लोगों को KMnO4 के प्रेजेंस में क्या करना है, ऑक्सीडेशन। तो KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन जब इसका करते हो, ठीक है, हीट तो करना पड़ेगा। बेसिक मीडियम हम लोगों को दिया हुआ है पहले, तो सॉल्ट के रूप में बनेगा, और सॉल्ट के रूप में बनेगा तो यहां पर पहले COOK और ब्रोमीन जहां है वहीं पे रहेगा, और फर्दर इसका हम लोगों को करना है एसिडिफिकेशन। तो बच्चों जैसे तुम इसका करोगे अब एसिडिफिकेशन, तो जो ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, क्यों बना सॉल्ट, क्योंकि बेसिक मीडियम है KOH। तो KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एल्काइल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब बेसिक मीडियम है तो सॉल्ट के रूप में कन्वर्ट होगा, इसलिए एसिडिफिकेशन दिया है, तो फॉर्मेशन करेगा ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड। देखो ना, ऐसा कोई मैच कर रहा है क्या? 115 का आंसर में पूछ रहा है A एंड E, तो A हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन B में मिथाइल ऐसे कैसे रहेगा, गलत हो गया ना, ये तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत दिख रहा है। सेकंड में ये यहां पर ब्रोमीन, यहां OH कैसे आ गया, गलत है, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, H3PO2 इसको रिड्यूस करके N2+ को खत्म कर देगा। तो देखो तो और भी ऑप्शन कोई मैच कर रहा है क्या? यहां पे अगर देखें थर्ड ऑप्शन, तो A में तो ये हो जाएगा, E में ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड, बिल्कुल यहां पे करेक्ट है, यानी कि आंसर इसका जो होगा बच्चों थर्ड। तो मैच करा लो बाबू, यहां पे थर्ड आंसर यहां पर होने वाला है इसका, ठीक है। पहले तुम इसका ब्रोमिनेशन कर दोगे, बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से ऑर्थो पे पहले होगा ब्रोमिनेशन, फिर NO2 को कन्वर्ट कर दोगे NH2 में, फिर डाइजोटाइजेशन करके N2+ में कन्वर्ट कर देना, अब फिर वहां पर रिडक्शन करके उसको खत्म कर देना, तो N2+ जहां है वहां H ऐड होगा, फिर ऑक्सीडेशन करोगे तो मिथाइल कन्वर्ट होगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, अब फिर उसका कर दोगे एसिडिफिकेशन, तो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, यानी आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ओके। अब देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन जो है ना सब एक से बढ़ के एक है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है बॉस, बहुत ही खतरनाक। अब देखो 117 में कह रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द एस्टरीफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ एन अल्कोहल इज ए न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल यहां पे सही है बच्चों। एस्टरीफिकेशन का जो मैकेनिज्म होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, या फिर उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन थ्रू द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो ये सही कह रहा है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है। याद रखना, एस्टरीफिकेशन जो हम लोग करते हैं, यानी कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं किसी अल्कोहल के साथ, तो ये एसिडिक मीडियम में होता है रिएक्शन, रिवर्सिबल तो होता ही है। उसी को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन थ्रू द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये भी इसको कहा जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH- और अल्कोहल से H+ निकलता है, जिसके कारण ईस्टर का फॉर्मेशन यहां पर होता है और बाहर होता है वाटर। तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन थ्रू द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, दोनों यहां पे करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। उसके बाद यहां पर स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप in the carboxylic acid will increase the rate of esterification reaction। सही है, याद रखना जब भी तुमसे पूछा जाता है कभी भी रेट ऑफ esterification, तो कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ esterification दो बातों पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ esterification एक तो तुम कह देना इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी जितना छोटा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और जितना छोटा होगा अल्कोहल, रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन ज्यादा होगा। और अगर सबके सब मान लो साइज सेम दिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का और अल्कोहल का, लेकिन एक्सेप्टर और डोनर वेरिएबल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I - M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I + M। तो ये सब यहां पर देखना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तुम यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी देख सकते हो, जैसे मान लो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड,
ज्यादा एसिडिफिकेशन किसमें होगा? फॉर्मिक एसिड में। एसिटिक एसिड में एसिडिक हिंड्रेंस ज्यादा है। और मिथेनॉल और इथेनॉल में एसिडिफिकेशन में फास्ट कौन जाएगा? मिथेनॉल। जितना छोटा होगा कार्बोनिक एसिड, जितना छोटा होगा एल्कोहल, रेट ऑफ एसिडिफिकेशन ज्यादा होगा। और मान लो सबके सब एसिटिक एसिड है, जहां एक्सेप्टर लगा होगा रेट ऑफ एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर मैकेनिज्म का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ओवरऑल हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I-M होता है। इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट यहां पे हो जाएगा। तो 171 का आंसर होगा 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को अब दे रहा है 120, बहुत ही आसान, बाय मॉलिक्यूल से नहीं, बाय मॉलिक्यूल से ये डायरेक्ट हम लोगों को दिया हुआ है, जहां रिएक्शन पढ़ना है आप लोगों को वहीं से। बच्चों सबसे पहले तो दिया हुआ है इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो इसमें थोड़ा सा ऐसा है, ये खिसक करके यहां पर आ गया है, तो इसको यहां पे हम लोगों को रखना चाहिए लिस्ट 2। अब इसमें हम लोगों को देखना है सबसे पहले ग्लूकोज प्लस HI एक्सेस, जानते हो बहुत आसान है, यानी कि इसमें ए का आंसर जो होगा वो हो जाएगा 4, कि जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन एक्सेस HI के साथ करते हैं नॉर्मल हेक्सेन बनता है। इससे कंफर्म होता है कि ग्लूकोज में किसी प्रकार कोई ब्रांचिंग नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। उसके बाद ग्लूकोज प्लस ब्रोमीन वाटर, तो बच्चों ग्लूकोज का जब रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो जानते हो तुम लोग कि ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ, और किसी को ऑक्सीडाइज करता नहीं है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करता नहीं है। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। तो देखो तो ग्लूकोनिक एसिड कहीं पे है, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, बी का हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद सी का देखो ग्लूकोज प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। बच्चों ग्लूकोज का रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, तो सी का हो जाएगा सेकेंड। उसके बाद डी में देखो, डी में कह रहा है ग्लूकोज प्लस नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है और प्राइमरी एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है, दोनों को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो चाहे ग्लूकोज का रिएक्शन करो नाइट्रिक एसिड के साथ, चाहे ग्लूकोनिक एसिड का करो, दोनों ही ऑक्सीडाइज कर जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ, बनता है सैक्रिक एसिड। तो सैक्रिक एसिड कहां पे दिया हुआ है? तो डी का हो जाएगा थर्ड। देखो तो ऐसा कोई मैच कर रहा है, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का थर्ड, यानी कि 120 का आंसर 1 हो जाएगा। और कोई ऐसा है क्या? 4, 3 तो गलत है, 3 ये सब तो गलत है, सिर्फ यहां पे मैच कर रहा है हम लोगों को 120 का 1। क्लियर है कॉन्सेप्ट? डायरेक्ट बाय मॉलिक्यूल्स में जाना, सबका स्ट्रक्चर वहां पे आप लोगों को बनाया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो 123, बहुत ही आसान, आईपीसी नेम से आप लोगों को पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो एज। कैसे? सबसे पहले तुम यहां पे नंबरिंग करो। आईपीसी नेमिंग करने के लिए जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का नंबरिंग करते हो बच्चों, यहां से भी एल्कोहल 1 पे है, यहां से भी एल्कोहल 1 पे है, एल्कोहल तो दोनों साइड से 1 पे है, यहां से भी डबल बॉन्ड 2 पे है, यहां से भी डबल बॉन्ड 2 पे है, तो 1 2 3, यहां से भी 1 2 3। डबल बॉन्ड का पोजीशन दोनों साइड से सेम है, एल्कोहल का भी पोजीशन दोनों साइड से सेम है। डिफरेंस क्या है? क्लोरीन का पोजीशन, यहां से 1 2 3 कुछ नहीं है, यहां से नंबरिंग अगर हम लोग करते हैं तो 1 2 3 पे हमको क्लोरीन मिल गया, इसलिए नंबरिंग होगा लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पे कार्बन नंबर 3 पे मिलता है क्लोरीन, और राइट साइड से 1 2 3 पे कुछ नहीं मिलता है, तो 4 5 6 इस प्रकार से 6 कार्बन का पैरेंट चेन हम लोगों को मिल गया। ये तो पता चल गया कि 3 क्लोरो होगा, तो थर्ड और 4 ऑप्शन पहले ही कट कर दो। थर्ड एंड फोर्थ तो होगा नहीं, क्योंकि 4 क्लोरो कह रहा है, वो तो गलत है, नंबरिंग होगा लेफ्ट साइड से, 3 क्लोरो होगा, ये तो क्लियर है। अब 1 और 2 में हम लोगों को देखना है, हेक्सा तो होगा ही, क्योंकि पैरेंट चेन 6 कार्बन का है, एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एक से ज्यादा अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो अल्का यानी हेक्सा लिखाएगा, हेक्सा डाइएन लिखाएगा, हेक्सा। और उसके बाद देखो इसका ई होगा कि जेड होगा, कैसे हम लोग चेक करते हैं बच्चों। ये पैरेंट चेन का नंबरिंग तुमने देख लिया, इसको थोड़ा मुझे हटाना पड़ेगा, इसको मैं हटाना चाहता हूं। अब तुमको दिखाता हूं किस तरीके से ई और जेड लिखा जाता है। देखो इसमें ये लाइन नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर होगा इसके क्या? हाइड्रोजन। ओके, अब देखो तुम ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट जो दिया हुआ है, अब उसमें तुम देखो 1 कौन होगा, 2 कौन होगा, अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। सीआईपी रूल तुमने पढ़ा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको देते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यहां क्लोरीन है तो क्लोरीन को देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी। इस कार्बन के अबाउट, इस कार्बन के अबाउट ऊपर है कार्बन और नीचे है क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कार्बन से, तो 1 होगा क्लोरीन और 2 होगा ऊपर कार्बन। इसमें देखो
नीचे आ रहे हैं क्या, कार्बन, तो कार्बन ऊपर क्या जा रहे हैं, हाइड्रोजन। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो 1 देंगे कार्बन को, 2 देंगे हाइड्रोजन को। तो जब 1 1 सेम साइड तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जेड। और 2 2 सेम साइड, 1 1 सेम साइड तो क्या हो गया, जेड। अब यहां पे देखो, इसमें ऊपर जा रहा है कार्बन और नीचे जा रहा है हाइड्रोजन, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा है कार्बन का, तो यहां पर होगा 1, इसका क्या होगा 2। अब तुम देखो इसमें क्या हो रहा है, इसके केस में नीचे आ रहा है यहां पर ये कार्बन, तो नीचे जब कार्बन आ रहा है तो ऊपर यहां पर कौन होगा, यहां पर ऊपर प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन। अब तुम जानते हो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ये नीचे आ रहा है लाइन, इसका होगा 1 और ऊपर होगा 2, तो 1 1 अपोजिट साइड, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट ये हाइड्रोजन 2 और ये हाइड्रोजन 2 अपोजिट है। और इसमें तुम देखोगे तो ये है कार्बन और ये है कार्बन, तो दोनों कार्बन कार्बन अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया 1 1 अपोजिट है, 2 2 अपोजिट है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ई हो तो गया। तो बच्चों अब फिर से फ्रेश करके लिखता हूं, एटॉमिक नंबर के आधार पे तुम देख लेना, यहां पे लाइन नीचे आ रहा है तो H ऊपर होगा, यहां पे लाइन ऊपर जा रहा है तो क्लोरीन है तो नीचे रहेगा, क्लोरीन का 1 कार्बन का 2, यहां कार्बन का 1 ऊपर 2 हाइड्रोजन का, तो 1 1 सेम साइड 2 2 सेम साइड तो हो गया जेड। और अपोजिट साइड होता है तो ई होता है, तो यहां ऊपर कार्बन है नीचे हाइड्रोजन है, यहां ऊपर हाइड्रोजन है नीचे कार्बन है, तो कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 2, तो 1 1 अपोजिट साइड 2 2 अपोजिट साइड तो ई। तो ये तो हम लोगों को पता चल गया कि किसका कॉन्फ़िगरेशन कौन होगा, तो इसका होगा जेड और इसका होगा ई, तुमने सीखा। अब इसके बाद तुम नंबरिंग कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 पता तो चल गया यहां पर, यानी कि 3 क्लोरो हेक्सा और 2 3 का लोएस्ट नंबर लिखाता है 2, आज कॉन्फ़िगरेशन है जेड, क्योंकि सेम साइड यहां पर है हायर प्रायोरिटी वाला एटम ग्रुप, तो 2Z। अब 4 5 का 4 और उसका कॉन्फ़िगरेशन ई है तो 4E, और 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो डाई इन, और 1 और 6 पे 2 एल्कोहल है तो डाइऑल, यानी कि 123 का आंसर यहां पर हो जाएगा आपको सेकंड। बात खत्म हो गया बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव रेजोनेंस इफेक्ट। कितना आसान है, यहां पर देखोगे तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, इसमें रेजोनेंस बिल्कुल हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि पूछा डज नॉट हैव रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें हो रहा है। इसमें भी देखोगे NO2 का मतलब क्या है, NO2 का मतलब N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहां भी लोन पेयर है, तो यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है। इसमें भी डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस किसमें नहीं हो रहा है, 4 में। तुम कहोगे सर जी यहां भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि पॉजिटिव सिंगल डबल कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है तो रेजोनेंस होना चाहिए। लेकिन बच्चों यहां पर देखोगे 1 2 3 4 बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, इसके केस में इसमें कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट है, और अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, 4 बॉन्ड पहले से बना हुआ है, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं हो सकता है, 5वां बॉन्ड बन ही नहीं सकता है नाइट्रोजन के पास, तो क्या पाई बॉन्ड वहां पे शिफ्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, कंप्लीट ऑक्टेट, यहां पर रेजोनेंस नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, बाद बाकी और सभी में हो सकता है। तो 125 का आंसर यहां पे हो जाएगा आपको 4। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, 127। तो 127 में कह रहा है नाइट्रोजन कैन बी एस्टिमेटेड बाय जेल्दाल मेथड्स फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहले तो जब जानते हो जो एजो ग्रुप होता है, एजो नाइट्रोजन के बीच में कहीं पे अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार से हम लोगों को दिया हुआ है, तो ये एजो डाई कभी भी हम लोगों को नहीं देता है जेल्दाल मेथड के द्वारा एस्टिमेशन नाइट्रोजन का। तो जहां भी NN के बीच में बॉन्ड होगा ये तो देता नहीं है, तो ये होगा नहीं आंसर। सेकेंड देगा क्योंकि यहां पर एमीन है, ये बेंजाइल एमीन है, तो बेंजाइल एमीन पॉजिटिव देगा। उसके बाद नाइट्रो भी नहीं देता है, तो नाइट्रो ग्रुप आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे, जेल्दाल मेथड आप लोगों को दिया हुआ है, वहां पर एनसीईआरटी में जाइएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद आपको मिलेगा। और अगर कोई नाइट्रोजन रिंग के अंदर है, तो नाइट्रोजन अगर रिंग के अंदर है वो भी नहीं देता है, जैसे पायरिडीन लिखा हुआ एनसीईआरटी में, सब क्वेश्चन डायरेक्ट, पायरिडीन नहीं देता है जेल्दाल मेथड के द्वारा नाइट्रोजन का एस्टिमेशन, नाइट्रो नहीं देता है, उसके बाद एजो ग्रुप तो नहीं ही देता है, N2+ नहीं देगा ये, लेकिन NH2 ग्रुप है, प्राइमरी एमीन है, ये तो बिल्कुल यहां पर देता है। ठीक है, आंसर होगा 127 का आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं,
31। वाओ, ये भी क्वेश्चन यहां पे बहुत ही हैंडसम है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन गलत है? बच्चों इसमें से कह रहा है कि बेंजीन रिंग हैव 6 sp2 ऑर्बिटल, क्या ये सही है? गलत है, गलत। जानते हो कि sp2 का जब हाइब्रिडेशन होता है किसी कार्बन का, तो sp2 का मतलब क्या हुआ? एक s का इंटरमिक्सिंग कितने p के साथ होता है? 2 p के साथ। मान लो एक है s ऑर्बिटल और यहां पर ये मान लो कि ये है px, ये है py, ये है pz। तो sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होता है? एक s ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग किसी भी 2 p के साथ होता है, तो एक s का इंटरमिक्सिंग 2 p के साथ करते हैं तो एक p बच जाता है अनहाइब्रिडाइज्ड। और टोटल sp2 कितना बनता है ऑर्बिटल? 3, 1 2 3। तो एक कार्बन कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कोई एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो टोटल sp2 होता है 3, ध्यान रखना। और बेंजीन में होता है 6 कार्बन sp2, तो 6 कार्बन होता है sp2, तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 18। तो 18 sp2 ऑर्बिटल होता है बच्चों, ध्यान रखना इस बातों को। तो अगर तुमको बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखे तो बेंजीन में 6 कार्बन होता है और प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है और एक sp2 कार्बन के पास टोटल 3 sp2 ऑर्बिटल होता है। तो अगर बेंजीन में पूछता नंबर ऑफ sp2 कार्बन एटम, तो नंबर ऑफ sp2 कार्बन एटम्स होता 6, लेकिन एक sp2 कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल होता है, इसलिए नंबर ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स अगर पूछेगा तो यहां पर होगा 6 इंटू 3, यानी कितना होगा? 18 होता है। बच्चों ध्यान रखना कि टोटल नंबर ऑफ, जानते हो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन इंटरमिक्सिंग। जैसे sp3 में एक s का इंटरमिक्सिंग 3 p से हुआ तो 4 sp3 बनता है ऑर्बिटल। sp2 में एक s ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग 2 p के साथ हुआ तो 3 sp2 बनता है ऑर्बिटल। sp में एक s का इंटरमिक्सिंग 1 p के साथ हुआ तो 2 sp बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी प्रकार से बेंजीन में 6 कार्बन है तो एक कार्बन के पास 3 sp2 है, 6 के पास कितना हो जाएगा? 18। तो साफ तो यहां पर आंसर मिल गया मेरे को कि बेंजीन रिंग हैव 6 sp2 ऑर्बिटल्स गलत है, 18 होता है। ये तो साफ साफ गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों को जो कह रहा है यहां पर, वो कह रहा है कि इन टॉलिन 13 एटम्स आर कोप्लेनर। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा ये करेक्ट है। बच्चों आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि sp2 कार्बन और sp कार्बन से अटैच्ड जो भी एटम ग्रुप होता है सबके सब एक ही प्लेन में होता है। क्या बोला मैंने? sp2 कार्बन और sp कार्बन से अटैच्ड जो भी होता है सब एक ही प्लेन में होता है, ध्यान रखना। तो पहली बात तो sp2 कार्बन ये सारे के सारे हैं, उससे अटैच जितने भी एटम हुआ सब एक प्लेन में है। और टॉलिन में लास्ट में एक मिथाइल होता है sp3, और sp3 कार्बन से हमेशा ध्यान रखना sp3 कार्बन से अटैच्ड एक हाइड्रोजन यहां पर होगा डार्क लाइन एबव द प्लेन, मतलब ये अलग प्लेन में होगा। तो एक H एबव द प्लेन होता है, एक H बिलो द प्लेन होता है, एक होता है सेम प्लेन। तो यही जो 2 हाइड्रोजन होता है sp3 कार्बन पे, याद रखना sp3 कार्बन पे एक H होता है एबव द प्लेन, एक होता है बिलो द प्लेन, एक होता है सेम प्लेन। तो वही जो 2 H, एक है एबव द प्लेन एक है बिलो द प्लेन, वही होता है डिफरेंट प्लेन में, वो सेम प्लेन में नहीं होता है। तो पहले देखो 6 sp2 कार्बन, 6 हो गया sp2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, उससे अटैच्ड 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, तो 6 + 5 कितना हो गया? 11। और उसके बाद इस sp2 कार्बन से अटैच जो कार्बन है, भले sp3 है लेकिन उसी प्लेन में होगा, तो sp2 और sp कार्बन से अटैच्ड जो भी एटम ग्रुप होता है सब उसी प्लेन में होता है। ये सारे sp2 कार्बन है, उससे अटैच्ड 5 हाइड्रोजन उसी प्लेन में होगा, जिस प्लेन में ये 6 कार्बन होगा, तो 6 + 5 हो गया 11। उसके बाद एक कार्बन ये हो गया 12, और उससे अटैच्ड ये जो एक हाइड्रोजन हमने दिखाया, जो दिखाया हुआ है सॉलिड लाइन से, वो भी होता है उसी प्लेन में। तो टोटल 13 हो गया ना यहां पर, 11 12 13। बाद बाकी एक sp3 कार्बन पे एक H डार्क लाइन एक ब्रोकन लाइन, वही अलग प्लेन में होता है। तो ये 2 एटम अलग प्लेन में होगा, बाद बाकी 13 एटम एक ही प्लेन में होगा। तो करेक्ट कह रहा है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो यहां से कह रहा है कि पायरिडीन, तो लोन पेयर ऑफ पायरिडीन इज प्रेजेंट इन sp2 ऑर्बिटल। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, क्योंकि तुम जानते हो कि पायरिडीन का स्ट्रक्चर ये होता है और उसके नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, और इसका हाइब्रिडेशन यहां पर क्या होता है? sp2 होता है। तो जब पायरिडीन में
जब पाइरिडीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है तो उस लोन पेयर को हमने हाइब्रिडेशन में काउंट किया है, और जब लोन पेयर को हमने हाइब्रिडेशन में काउंट किया तो वो कहां प्रेजेंट होगा, अपने रिस्पेक्टिव हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। तो ये लोन पेयर चूंकि हाइब्रिडेशन में काउंट किया गया है, ये रेजोनेंस में नहीं है, और जो रेजोनेंस में नहीं है, जो एरोमेटिसिटी में नहीं है, वो हाइब्रिडेशन में काउंट होता है, और हाइब्रिडेशन में जब काउंट होता है तो वो प्रेजेंट होगा अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर मिला करके इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp2 हुआ है, इसलिए ये लोन पेयर होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। उसके बाद लोन पेयर ऑफ पायरोल इज प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल, क्योंकि पायरोल का जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है। और याद रखना, जो भी लोन पेयर एरोमेटिसिटी में चला गया, जो भी लोन पेयर एरोमेटिसिटी में चला गया, वो कभी भी हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता है। और जो लोन पेयर एरोमेटिसिटी में चला गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अचीव करने में चला गया, वो कहां प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होगा अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल में। यहां देखो, रिंग के अंदर पहले से 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जो 3 पाई बॉन्ड है उसी का 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलकर के एरोमेटिक हो चुका है, तो उसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में कहा जाएगा, तो वो प्रेजेंट होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp2 में। और इसमें 2 ही पाई बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर चला जाता है एरोमेटिसिटी में, तब होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो लोन पेयर होता है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में। ठीक है, इसलिए 2, 3, 4 करेक्ट है। यहां पर 131 का आंसर यहां पर 1 हो जाएगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि वहां पर 18 sp2 ऑर्बिटल होगा। करेक्ट। उसके बाद देखो, अब देखते हैं हम लोग 132। देखो 132 क्वेश्चन में कह रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड 1, 2 एंड 3 इज। सबसे पहले इसका बता देता हूं शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक यहां पर यह है कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपको दिया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को फिक्स कर दिया जाए और वर्टिकल लाइन पे एटम ग्रुप को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो वो रिलेशन कहलाता है इनान्सियोमर्स। जैसे कि यहां पर देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन जो फर्स्ट एंड सेकंड में है, फर्स्ट एंड सेकंड में हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों में फिक्स है, कॉमन है। अब वर्टिकल लाइन को इंटरचेंज किया गया है, जो यहां नीचे है कार्बिक एसिड, वहां ऊपर किया गया है कार्बिक एसिड, यहां ऊपर ईस्टर है, यहां नीचे ईस्टर है। साफ देख के लग रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे का इनान्सियोमर्स है। और कॉन्फ़िगरेशन से भी तुम निकालोगे, तो कॉन्फ़िगरेशन से भी देखोगे तो 1 होगा OH, ऊपर होगा 2, क्योंकि कार्ब यहां पे C डबल बॉन्ड O है और नीचे C सिंगल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O है ऊपर, तो वो सेकंड प्रायोरिटी होगा। तो 1 ऊपर 2, ये 3, ये कैसा हुआ, ये अरे ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा नीचे 3 और ये होगा 4। तो अब तुम यहां पर देख सकते हो 1 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए S, लेकिन होगा कॉन्फ़िगरेशन R। यहां भी फिर से 1, नीचे 2, ऊपर 3 कॉमन, ये 4। तो 1 से 3 ये डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में होना चाहिए R, लेकिन होगा S। फिर यहां पे देखो OH का 1, ऊपर 2, नीचे 3, ये डायरेक्शन कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। 1 से 3 एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए R, लेकिन होगा S, नहीं सॉरी, इसके केस में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में कहेंगे कि होना चाहिए इसके केस में S, लेकिन होगा इसका क्या R, क्योंकि साफ साफ देख रहे हो कि OH का 1 ऊपर C डबल बॉन्ड O OH है और नीचे C सिंगल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O का होता है ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा सीनियर होता है C सिंगल बॉन्ड O से। फिर यहां OH का 1, नीचे 2, ये 3 होगा, तो 1 से 3 की तरफ चले गए, ये डायरेक्शन हो गया यहां पर कैसा, क्लॉकवाइज। होना चाहिए इसके केस में R, लेकिन होगा S। तुम तो खुश हो गए होंगे कि सर आप तो गलत हो गए, क्योंकि यहां R का R हो गया, S का S हो गया, तो आइडेंटिकल हो गया ना। अरे नहीं, यहां ऊपर है ईस्टर, यहां ऊपर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कभी भी सेम एटम ग्रुप का कंपेयर किया जाता है कायरो सेंटर को। यहां ऊपर ईस्टर है, यहां नीचे ईस्टर है, तो यहां ईस्टर का R, यहां ईस्टर का S। यहां नीचे है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां ऊपर है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड के अबाउट S, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड के अबाउट R। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करो कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो S का R, ईस्टर का कंपेयर करो ईस्टर से, तो R का S, ऐसा होता है। यहां पे 1 OH, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 नीचे, एंटी क्लॉकवाइज, होना चाहिए S, लेकिन होगा R। हो गया। अब फिर यहां पे देखो 1 होगा OH, 2 होगा ये 3, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में फिर से हम लोग कहेंगे कि होना चाहिए S, लेकिन होगा क्या, R। तो कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल, गलत है। जब ईस्टर का R और यहां भी ईस्टर का R होता, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड का S, यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड का S होता, तब आइडेंटिकल कहते, गलत है। और फर्स्ट एंड सेकेंड आर डायस्टेमर्स, गलत है। ये तो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है। अगर नॉन सुपर इंपोजिबल होता, मिरर इमेज नहीं होता, मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाता, एक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता, तब कहलाता डायस्टेमर्स, गलत है।
फर्स्ट एंड थर्ड आर डायस्टेमर्स, गलत है। यहां पे ईस्टर का आर, यहां ईस्टर का आर सेम हो गया, यहां कार्बिक एसिड का एस, यहां कार्बिक एसिड का आर, तो एक अपोजिट हो गया, एक सेम हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड इनान्सिमर्स नहीं है बच्चों, वो एक दूसरे का डायस्टेमर्स है। और फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनान्सिमर्स, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन को फिक्स रखा गया। अगर नीचे बॉटम पे चाहे ऊपर मिरर को रखोगे तो जो ऊपर है वो नीचे दिखेगा, जो नीचे है ऊपर दिखेगा। तो किसी एक तरफ के लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को फिक्स कर दिया जाए, वर्टिकल लाइन पे एटम ग्रुप को इंटरचेंज कर दिया जाए तो बनेगा इनान्सिमर्स। या फिर वर्टिकल लाइन को फिक्स रखा जाए और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एटम ग्रुप है उसको जो राइट में उसको लेफ्ट में कर दिया जाए, और जो लेफ्ट में उसको राइट में कर दिया जाए, तो वो भी बनेगा इनान्सिमर्स। तो यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड इनान्सिमर्स है, ईस्टर का आर, ईस्टर का एस, कार्बिक एसिड का एस, कार्बिक एसिड का आर। ऐसे हम लोग देखते हैं सिमिलर एटम ग्रुप के अबाउट, ठीक है, ऐसे निकाल के देख लेना, ये तुम समझ चुके होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 132 के बाद 136। Which of the following reaction is incorrect? कौन गलत है? बहुत ही आसान है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है। पहले तो डाइल्यूट केमिनोफोर 273 केल्विन पे ऑक्सीडेशन है। तो बच्चों बेयर्स रिएजेंट पढ़ा होगा तुम लोगों ने, बेयर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है। तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है 273 केल्विन पे, यानी कि एक OH यहां, एक OH यहां ऐड कर दो, ये जो बना है CHOH CH2H, बिल्कुल करेक्ट है। पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन है, ये तो करेक्ट है। उसके बाद केमिनोफोर एसिडिक मीडियम हीट है, तो हीट करेंगे तो यहां पे तुमको पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट अगर यहां 2 H होता है तो CO2 प्लस वाटर बनता है, सही है। अगर एक भी H नहीं होता है तो कीटोन बनता है, तो सही है, बिल्कुल यहां पे करेक्ट है। और अगर यहां पर एक H होता है तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये करेक्ट है। यहां पर ये कीटोन बना के देगा और ये CO2 प्लस वाटर देगा। ये क्या है, ये है आपको पता है, जब आप करते हो ना ओजोलाइसिस तो ओजोनाइड बनता है इंटरमीडिएट, वो ओजोनाइड है। ये प्रोपीन ओजोनाइड है, तो प्रोपीन ओजोनाइड से यहां पर जब इसका जिंक वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो ये नहीं बनेगा, एसिटिक एसिड प्लस CO2 प्लस वाटर नहीं बनेगा। एक्चुअल में यहां से क्या बनेगा, CH3COH एसिटल्डिहाइड बनेगा। और ये जो CH2 होता है, ये CH2 यहां पे फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। आप जाना पढ़ने के लिए एल्कीन चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन चैप्टर में ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। यही गलत है और ये तो करेक्ट दिया हुआ है। जब इसका हम लोग ओजोलाइसिस करेंगे और ओजोनाइड जो बना है उसका हम लोग जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बना देगा कीटोन, ये CH3 डबल बॉन्ड OCH3 और ये फॉर्मल्डिहाइड, ये तो करेक्ट है। यानी इनकरेक्ट हम लोगों को पूछ रहा था, तो आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, क्योंकि यहां पर दे दिया है एसिटिक एसिड और CO2 प्लस वाटर, जो कि नहीं होता है। ये फॉर्मेशन करेगा इसके केस में एसिटल्डिहाइड, क्योंकि जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर है, यानी कि रिडक्टिव ओजोलाइसिस है। रिडक्टिव ओजोलाइसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे थोड़ी बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में एल्कीन चैप्टर में आप लोगों को जहां ओजोलाइसिस है वहीं पे पढ़ना है, आप जाकर के देखेंगे इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 139। द फ्लोइंग 2 इनॉल एसीटेट A and B are hydrolyzed separately to give the product P and Q respectively along with the benzoic acid. Which of the following reagent is able to distinguish between the product P and Q? बच्चों कुछ नहीं है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। बेंजोइक एसिड बना के आपको पहले से दिया हुआ है ही, कुछ नहीं करना, सिंपली यहां पर हम लोगों को वाटर को ब्रेक कर लेना है। तो वाटर को ब्रेक कर लेंगे H प्लस OH माइनस में, शॉर्टकट तरीका, और कर दो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, तो ये टूटेगा CO प्लस O माइनस। तो ये OH माइनस यहां गया तो बन गया बेंजोइक एसिड, उसको तो छोड़ दो। अब O माइनस के साथ H प्लस जाएगा, तो O माइनस के साथ H प्लस जाएगा, ये बन गया OH, और इसके साथ यहां पर C है, C के साथ CH3 है, और डबल बॉन्ड के साथ क्या है, CH2 है, ये बन गया इनॉल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, इनॉल फॉर्म। अब क्या होगा, टोटोमेरिज्म, जहां कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ OH आया टोटोमेरिज्म होगा, तो ये H प्लस यहां इलेक्ट्रॉन देकर के C डबल बॉन्ड O बनाएगा, और ये CH2 माइनस, ये CH2 माइनस H प्लस को पिक कर लेगा, तो बन जाएगा O डबल बॉन्ड C CH3, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 माइनस CH3 में। फॉर्मेशन किसका हो गया, फॉर्मेशन हो गया यहां पर एसीटोन का, बात खत्म। और यहां देखो, यहां भी तुम लोग वाटर को पहले ब्रेक कर लो, एकदम शॉर्टकट चलो। और ईस्टर का जो होता है हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन C डबल बॉन्ड O के साथ, ये होता है एलिमिनेशन लिविंग ग्रुप का। तो O माइनस के साथ H प्लस जाएगा, और यहां तो OH माइनस गया, तो दोनों में बेंजोइक एसिड कॉमन है। अब यहां पे O माइनस के साथ H प्लस को ऐड करो तो OH हो गया, उसके बाद CH और डबल बॉन्ड के साथ CH, और यहां पर हो गया एक
CH3। और यहां पे इन OL OH यानी ऑल इनॉल। अब जहां इनॉल बना यहां होगा टोटमरिज्म, टोटमरिज्म होगा तो O के साथ H इलेक्ट्रॉन देगा और ये ट्रांसफर होगा तो बनेगा O डबल बॉन्ड C और यहां एक H है ही। CH माइनस के ऊपर H प्लस जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 और ये बनाएगा CH3। यानी ये जो फॉर्मेशन करता है वो फॉर्मेशन करता है, इसको हम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड। तो बच्चों एक है एल्डिहाइड एक है कीटोन, कैसे डिस्टिंग्विश होगा? ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास रिएजेंट के द्वारा तुम जानते हो एल्कोहल का टेस्ट होता है, क्या ल्यूकास टेस्ट यहां पर होगा? एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है ल्यूकास टेस्ट के द्वारा, गलत हो गया। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के द्वारा डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है। तो एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है 2,4 डीएनपी के हेल्प से, क्योंकि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है तो यहां डिस्टिंग्विश होगा नहीं। ल्यूकास टेस्ट एल्कोहल का होता है, फेहलिंग सॉल्यूशन के द्वारा हो सकता है। फेहलिंग सॉल्यूशन के द्वारा एल्डिहाइड टेस्ट देगा और कीटोन देगा नहीं, तो यहां पर हम लोग कहेंगे इसका आंसर होगा थर्ड, फेहलिंग सॉल्यूशन हो जाएगा। 139 का थर्ड हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो दोनों रिएक्शन यहां पर कर सकता है। ये एसीटोन में C डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल है तो वो भी रिएक्शन करेगा और प्रोपेनॉल तो करेगा ही। तो यहां पर आंसर हो जाएगा फेहलिंग टेस्ट, क्योंकि फेहलिंग टेस्ट कीटोन नहीं देगा और एल्डिहाइड देगा। इस तरीके से यहां पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, बस यहां पे सोचना था थोड़ा सा। अब देखो 139 के बाद 142 ये एक कपलिंग रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन पहले तुम कराते हो तो क्या होता है, ये जो तुमको दिया हुआ है यहां पर एनिलीन, इस एनिलीन का रिएक्शन सबसे पहले अगर तुम करवाते हो NaNO2 प्लस HCl, या फिर यहां पे लिखा हुआ रहता है बच्चों नाइट्रस एसिड एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो डाइजोटाइजेशन होता है, फॉर्मेशन करता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यही बनता है ना। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जो A बना, ये पहले डाइजोटाइजेशन तुम लोग जानते हो, ये बना। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं NN डाइमिथाइल एनिलीन। NN डाइमिथाइल एनिलीन कहने का मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन के ऊपर यहां पे 2 मिथाइल है, तो इसी को यहां पर कहा जाता है अब NN डाइमिथाइल एनिलीन। क्या करो, यहां से बाहर कर दो तुम HCl, ओके, HCl बाहर कर दो और HCl हटाने के बाद इसको बैलेंस कर दो, यानी एक बॉन्ड को यहां पर N और कार्बन के बीच में ऐड कर दो। शॉर्टकट तरीका है, वैसे मैकेनिज्म इसका भी ESR होता है। कपलिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, इलेक्ट्रॉन इधर से आता है, ठीक है ना। लेकिन शॉर्टकट तरीका अपनाओ। शॉर्टकट तरीका से तुम देखो, ये रिंग हो गया और यहां से एक बॉन्ड को इस दोनों के बीच में ऐड कर दो, यानी N और रिंग के बीच में एक बॉन्ड बना दो, तो N डबल बॉन्ड N और फिर ये रिंग, और फिर रिंग के साथ N के ऊपर 2 मिथाइल, इस तरीके से तुमको एजो डाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 142 का आंसर यहां पे 4 आएगा और कोई नहीं आएगा। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बच्चों कपलिंग रिएक्शन। जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन एनिलीन के साथ, तो एनिलीन के जगह पे 2 H को हटा करके खाली लगा दिया NN डाइमिथाइल एनिलीन, बस ऐसे तुम लोग करा दो इसका केस कपलिंग रिएक्शन। उसके बाद देखो 147, ये लास्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, लास्ट क्वेश्चन ही है आज के टेस्ट का। अब यहां पर मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन NaOH के साथ दिया है, तो सबसे पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा कि ये NaOH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन तुमने करवाया है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ, तो पाथवे कौन सा होगा, SN2। तो SN2 रिएक्शन होता है किस सॉल्वेंट में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। जनरली हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है SN2 का जहां पे न्यूक्लियोफाइल या सबस्ट्रेट और दोनों चार्ज्ड है, तो यहां पर सबस्ट्रेट क्या है, न्यूट्रल, लेकिन ये कैसा है, आयनिक। तो अगर न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट और दोनों चार्ज्ड है तो रेट ऑफ SN2 घटता है पोलर प्रोटिक में, यानी ज्यादा कहां होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो बच्चों वाटर कैसा है, पोलर प्रोटिक। इथेनॉल कैसा है, पोलर प्रोटिक। मिथेनॉल कैसा है, पोलर प्रोटिक। और डाई इथाइल ईथर कहने का मतलब हुआ C2H5O और C2H5, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसी में ज्यादा होगा, क्योंकि जब दोनों में से कोई एक चार्ज हो या दोनों चार्ज हो SN2 रिएक्शन में, तो रेट ऑफ SN2 घटता है पोलर प्रोटिक में, यानी ज्यादा होता है पोलर एप्रोटिक में, यानी कि ईथर में या एसीटोन में या DMSO में, DMF में, इसमें होता है। और अगर दोनों न्यूट्रल होता है, जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ, तब भी SN2 होता है। अब दोनों अगर वहां पे न्यूट्रल है, न्यूक्लियोफाइल भी और सबस्ट्रेट भी,
तब ज्यादा होता है पोलर प्रोटिक में, यानी वाटर में, एल्कोहल में, उसमें ज्यादा होता है। और रेट ऑफ SN1 तो ज्यादा होता है पोलर प्रोटिक में, यानी वाटर में ही ज्यादा होता है, जानते हो। लेकिन SN2 में ध्यान रखना, दोनों अनचार्ज है तब ज्यादा होगा पोलर प्रोटिक में, और दोनों में से कोई एक चार्ज है, जैसे यहां पर आयनिक बॉन्ड है Na+OH चार्ज है, या दोनों चार्ज है, या दोनों में से कोई एक चार्ज है, तो रेट ऑफ SN2 ज्यादा होता है यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, ध्यान रखना। इसलिए 147 का आंसर यहां पर हो जाएगा तुम लोगों को थर्ड। अब यहां से पूरा क्वेश्चन का हम लोगों का एक्सप्लेनेशन हो चुका है, इसके आगे तो कुछ है नहीं। तो बच्चों ये आप लोगों ने देखा, थर्ड हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूं पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिखाने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन यहां पे जानबूझ करके दिया जाता है, और कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी दिया जाता है कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा छोड़ना भी आना चाहिए, कि जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंथी है तो उसको टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए आगे हमको बढ़ना चाहिए, ठीक है। बाद बाकी जो भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, जो रिएक्शन है, उसको पूरी तरह से आप एकदम से याद कर जाइए, ठीक है। जितना रिएक्शन NCERT में दिया हुआ है, समझा हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझा हुआ है तो यहां से अब वो समय आ गया है जहां से कि हर एक रिएक्शन को डायरेक्ट हम लोगों को याद करना है। किसका कौन सा मैकेनिज्म होता है वो याद रखें, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो याद रखें, यानी कि क्लास नोट्स और आप लोगों को NCERT को पढ़ना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो आपको गोल्ड इंस्टीट्यूट इतना आपको क्वेश्चन दे रहा है कि इतना बहुत ज्यादा होता है, इतना क्वेश्चन आप बार बार रिवीजन करते रहोगे तो सफिशिएंट आप लोगों के लिए, ओके। तो ऑल द बेस्ट आगे के आप लोगों के एग्जाम के लिए, अच्छे से पढ़ाई करो, और NCERT में जितने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस करो, और जितने क्वेश्चन अभी तक आपको जमा हो गए हैं जो स्पॉट टेस्ट का, DPP का, AITS को, उसको बार बार निकाल करके प्रैक्टिस करो, और कहां से NCERT के किस लाइन से क्वेश्चन लिया गया है उसको ढूंढो, पढ़ो और रिवीजन करो, ओके। थैंक यू।